अब स्टूडियो में हमें जो ज्वाइन किया वो डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब हैं। आप सीनियर तैयाकार भी हैं, कारनवीस भी हैं, और इसके साथ मुझे स्टूडियो में मोहम्मद अख्तर ज्ञानी साहब जो है उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। हम इनसे बात करें। अब जो हमारा जो टॉपिक होगा वो नौरीन नियाजी की वो स्टेटमेंट है, वो बयान है जो उन्हें यूट्यूब चैलेंज यूट्यूबर जो होल्डर है उसको दिया था, जो वो उस वक्त ऑन एयर नहीं हुआ था। अब उसको जो ऑन एयर करके और उसको जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने नोटिस भेजा है। अब हम पूछते हैं सबसे पहले ये अख्तर ज्ञानी साहब के पास जाए। अख्तर ज्ञानी साहब, ये जो एक इंटरव्यू या एक तहरीर कोई भी बंदा, कोई शख्स जो है वो उसको रिकॉर्ड कराता है या तहरीर करता है, उसको ऑन एयर नहीं करता या उसको जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो क्या वो किसी वायलेशन के जुमर में आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया न्याय साहब। एक्ट के मुताबिक कोई भी पॉडकास्टर या प्रोग्रामर या एंकर पर्सन या किसी भी लेवल पे किसी का प्रोग्राम अगर वो रिकॉर्ड करता है, अगर मेहमान ये कहता है कि ये मेरा प्रोग्राम आपने नशर नहीं करना, तो पॉडकास्टर इसका पाबंद होता है कि वो उसको ऑन एयर ना करे। ये कौन सी दफा, कौन सी है, कौन सा एक्ट है? ये 21 है गालबन, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा मुझे। 21 सेक्शन है। 21 सेक्शन है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम अलग एक्ट है। हाँ जी, साइबर क्राइम के मतलब या पीका एक्ट, वो पीका से रिलेटेड है ना, उसके साथ उसकी जो उसमें अमेंडमेंट लेके आए। जी, अमेंडमेंट में साइबर क्राइम को उसमें जो है ना जगह दी गई। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। अगर पॉडकास्टर अपना गेस्ट की मर्जी के खिलाफ उसको ऑनर कर देता है, तो मेहमान को हक हासिल है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसके खिलाफ किसी भी फॉर्म से जो मजाज यानी मेजबान को हक हासिल है और मेजबान को हक हासिल है। जी बिल्कुल ऐसी है। नहीं, यानी अगर देखें जो यूट्यूबर है जिसने इंटरव्यू उसका लिया और जो इंटरव्यू देने वाली शख्सियत कहती है कि ये इसको ऑन एयर नहीं करना, अगर वो कर देता है तो फिर दफा की तहत वायलेशन किसने की? यूट्यूबर ने की है। यूट्यूबर ने की। क्या वो चैनल ने भी किया है? जिसने उसको ऑन एयर किया, जिसने उसको ऑन एयर किया वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्रोड्यूसर भी है और वो चैनल भी है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये नौरीन नियाजी साहबा को फिर किस तरह उन्होंने नोटिस भेजा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने? ये कानून के मुताबिक है सर। ये देखना पड़ेगा कि नौरीन नियाजी साहबा ने जो अपना इंटरव्यू दिए है, क्या उन्होंने पॉडकास्टर को कहा था कि ये मेरा प्रोग्राम नशर नहीं करना या ऑन एयर नहीं करना? अगर तो उन्होंने ये कहा था और उसके पास सबूत है, तो ये गलती है, बल्कि जुर्म है कानून के मुताबिक, साइबर क्राइम के मुताबिक, कि उन्हें उनको नोटिस भेजे, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर मैडम नौरीन साहबा ने ये कहा है कि इसको ऑनर कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया है, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। और वो उस सिलसिले में जो बात की है, यूट्यूब में जिन अल्फाज का इजहार किया है मैडम नौरीन साहबा ने, तो उसके खिलाफ अगर NCCI नोटिस भेजती है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं ज़रा डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब, डॉक्टर साहब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि एक शख्स वो 3 महीने पहले इंटरव्यू देता है, उसका बाकी सारा हिस्सा चल जाता है, एक हिस्सा उसने कहा इसको आपने नशर नहीं करना, अब वो नशर हो जाता है, अब इसकी लीगल जो है ना वो उसका स्टेटस क्या होता है? देखिए, लीगल स्टेटस तो अपनी जगह पे, आप किसी भी चीज़ को कहीं भी किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में ले आते हैं। जैसे कहा गया था कि कानून एक मुमकिनाक है, जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ तो कानून और आइन दोनों मुमकिनाक है। किस चीज़ पे कोई अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेट के खिलाफ होना, स्टेट से मुराद हुकूमत, मुल्क नहीं। और बहुत से लोग हैं जो एंटी स्टेट है, जो रियासत के खिलाफ है, बहुत से लोग हैं जो प्रो स्टेट हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जो हुकूमत के खिलाफ है या रियासत के खिलाफ वो मुल्क का भी दुश्मन है। अब रियासत अपनी जगह पे हुक्मरान है और इन चीज़ों को हाईलाइट अगर करके देखा जाए तो क्या फजलुर रहमान के बयान से इनका बयान बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि जिस शख्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया ना तो उसने उसको नशर किया, एक तीसरे आदमी ने वो कहता है ये बात हुई है, और किसी ने अगर नशर कर दिया है तो मेरे ख्याल में कि उसके ऊपर भी एक साइबर क्राइम की प्राइवेट गुफ्तगू बहुत जगह पे होती है, लोग करते हैं।
एक दूसरे को गाली गलौज भी कर देते हैं निजी में। तो कोई मोबाइल से उसको कैप्चर करके अगर कहीं वो भेज दे तो वो करने वाला ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। तो निजी महफिलों में तो बहुत सी बातें हो जाती हैं। इसको हाईलाइट करके मेरे अपने ख्याल में कि खामखा मैं इस वक्त तो हमारे इदारों को बदनाम किया जाता है। इन चीज़ों को दबा रहने दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें मट्टी डाल दी जाए, जैसे बार बार फजल रहमान दोबारा वही बातें कर रहे हैं और उसको वो हाईलाइट करके तो इदारे और लोग एक चीज़ को डिबेट, एक चीज़ जो पहले ही डिसाइडेड है उसको डिबेट बना देना कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मौलाना फजल रहमान के आपने जिक्र छेड़ा है, मौलाना फजल रहमान और ये उसके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हो रहा था, क्या ये दोनों बैकफुट पे चले गए या कोई और बात है? देखिए, कुछ चीज़ों का वक्त फैसला करता है और कुछ चीज़ ऐसी हैं कि हम जो हमारे इस वक्त के मौजूदा कवानीन है उनकी रोशनी में उन पर तबसरा करने से गुरेज करते हैं कि वो अगर करेंगे तो फिर वो चीज़ें, जैसे बहुत से लोगों की एक अपनी राय है, कोई कुछ कहते हैं, क्योंकि बाज़ का जब स्टेट एक आदमी पे एक्शन नहीं लेती तो फिर एक डाउट पैदा होता है कि कहीं स्टेट के साथ उसकी खास अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, फिक्स्ड फाइट तो नहीं है। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब। अगर वो नौरीन नियाजी को जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नोटिस भेज सकती है, तो मौलाना फजल रहमान को भी नोटिस भेजना चाहिए था उन्हें। सैकड़ों हजारों लोगों को भेज सकते हैं, अगर वो भेजना चाहें तो। ना भेजना चाहे तो किसी को भी ना, उनको भेजेंगे जिन्होंने बहुत सी चीजें इस वक्त जो चल रही हैं मीडिया पे, उनमें आप अगर मीडिया की 90% चीजों को देखें तो उसके वायलेशन के जुमरे में आती है सोशल मीडिया पर। अगर आप जी अख्तर ज्ञानी साहब, आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान को NCCI ने नोटिस भिजवाया है, आपके इल्म में है? मैं सब जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, ये बड़ी दानिशमंदाना बात है कि जिसके खिलाफ बात की जाती है उसको हक हासिल है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे या उसके खिलाफ को नोटिस दे वगैरह वगैरह कुछ भी होता है। लेकिन मौलाना साहब ने जो भी तकरीर की हैं, जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने इंतखाब करके तकरीर की है, तो इस पर अगर गवर्नमेंट या स्टेट अगर एक्शन नहीं लेती तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमें भी बहस से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब के खिलाफ कार्रवाई का ताल्लुक है, तो अभी तक हमने यही सुना है कि मैडम नूरीन साहबा जो है, नूरीन नियाज़ी साहबा, उनके खिलाफ जो है ना नोटिस जारी हुआ है। मौलाना साहब के खिलाफ अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, बल्कि मौलाना साहब के मुतालिक गुज़श्ता दिनों में राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है वो जोशी खिताबत में कह चुके होंगे, इस पर ज़्यादा जज्बात की और ज़्यादा थरथली पाने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद ये है कि इसके ऊपर अपना जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, उन्होंने भी ये कहा था कि किसी भी पॉलिटिशियन को इजहार राय का हक हासिल है कि वो कोई भी बात कह सकता है, वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है और अपने जज्बात को अवाम के सामने रख सकता है। तो ये इस हक को रोका नहीं जा सकता। नहीं, ये तो दुरुस्त है कि आइन का कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें आर्टिकल 19 नहीं मैं सब ये बात नहीं, मैं इस एक्सप्रेशन की वो बात कर रहे हैं ना, ये है नहीं। तो मैं सब में जो बात कहना चाहता हूँ ना, अगर इस तनाजुर में लिया जाए ना, कानूनी पहलू के हवाले से, आइन के हवाले से, पॉलिटिशियन की बात की जाए, तो मौलाना साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया वो पॉलिटिशियन के तौर पर, सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर, जो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे, मुख्तलिफ जमातों मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे और कलीदी ओहदों पर भी रहे, तो उनको ये अल्फाज जो है ना वो मैं नहीं समझता कि कुछ लफ्ज़ कहा जाए, बल्कि उनको गुरेज करना चाहिए था, बल्कि अपने अल्फाज का चुनाव अच्छे अंदाज में करना चाहिए था। नहीं, फिर ट्रायल का फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये तो नहीं एक रियासत दो दसूर वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगर उसने वायलेशन की और समझते, इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर जो बातें हम सुनने आ रही थी, उसका बिल्कुल ट्रायल, फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी। इसके मुताबिक कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब ने पिछले दिनों एक जो है ना वो इस्लामाबाद में लाइव फोरम का इजलास बुलाया, उनसे खिताब किया और उसमें अपना कारगिल जंग का हवाला दिया था और कहा था कि हम मुझ पे शहीदों की जो है वो तहकीर का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि कारगिल में आज तक आपने नहीं बताया कि कितने जवान शहीद हुए, आपने कितने जवानों की लाशें वसूल की और कितने जवानों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया, उनको हिंदुओं के हवाले कर दिया और हिंदुओं ने उनको दफन करके कहा कि आपने इनको इस्लामी तरीके से दफन कर दिया। नाज़रीन, हमारा आखिरी जो सेगमेंट है वो ईरान अमेरिका जो जंग है, जो वार है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, आज तकरीबन ये 11वां
ये कंसेक्यूटिव जो है ना ये स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईरान पर, और हम देख रहे हैं कि अभी तक जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने इन दोनों फ्रीकान को जो है टेबल पे नहीं ला सके। तो डॉक्टर इफ्तिखार हसन बुखारी साहब, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? कि सुनने में आ रहा है कि 10 दिन के लिए ये सीज़ फायर आर्जी तौर पर होने जा रहा है, वो कौन सी कुव्वतें जो ये 10 दिन के लिए जो दोनों साइड से कोशिश कर रहे हैं कि वो सीज़ फायर कर लें? कौन कहता है कि सीज फायर हो रहा है? अच्छा, ये बातें हैं। देखें, ये जो गल्फ वार है इस वक्त चल रही है, ईरान अमेरिका जंग और इसराइल ईरान जंग, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें इतने पहलू हैं कि जिन पे हर रोज के मामलात पे कई कॉलम लिखे जा सकते हैं, बल्कि किताबें लिखी जा सकती हैं। हम इसके पस मंजर में अब सिर्फ पिछले 3-4 डिकेड्स को देख लें। ईरान से CIA की हुकूमत खत्म हुई जो शहंशाह ईरान की शक्ल में थी, 1979 की बात कर रहे हैं, उसको खत्म हुई जी। और उसके बाद एक एंटी अमेरिका हुकूमत आ गई। उसके बाद इराक से वो तो क्लियर हुआ, उनके अमेरिकन एम्बेसडर ने कह दिया था कि हमला करवाया गया, खुद का टोनी ब्लेयर ने माफी मांग ली कि हमसे गलती हुई, ठीक है। वो इराक, उसके बाद ईरान के ऊपर हमला करवाया गया, 6-7 साल जंग रही, हजारों मुसलमान आपस में लड़कर मारे गए, बिल्कुल सही, लाखों, बल्कि आप कह दो लाखों की तादाद था। फिर उसी इराक के खिलाफ जिससे इस्तेमाल किया गया, ये सारे अरब ममालिक उसमें शामिल थे अमरीकी क़यादत में। मसलन वो जिसको उन्होंने एक डेजर्ट वार करार दिया था, हमला जब किया था, तो उसमें मिस्र ने 20,000, शाम ने 14,000, मराकश ने 13,000, कुवैत ने 9,000 और ओमान ने 6,300 और मुत्तहदा अमारात ने 4,300 फौजी बाकायदा दिए थे जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया था, जिनमें कतर के भी 2600 सिपाही शामिल थे। ठीक है। अब इन सब ने मिलकर इराक पर हमला किया, इराक पर कब्जा हुआ। कब्जा किसको? अमेरिका को हुआ। इस्तेमाल कौन हुए? ये सारे ममालिक इस्तेमाल हुए, इनकी फौजी इस्तेमाल हुई, उसमें अमेरिकी तो कोई नहीं मरा, इराकी मरे। उसके बाद इराक की जो सूरत हाल और उसके अहल का जो इलाके थे उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, बसरा वगैरह में सारा, वो बसरा में अहल है और वो उनके पास एक। उसके बाद इन्हीं ममालिक की क़यादत में, इन्हीं ममालिक को साथ लेकर नेटो की फोर्सेस ने लीबिया के खिलाफ हमले किए। उसमें आप देखें तो कतर ने 4 जंगी तैयारे दिए थे, अरब अमारात ने F-16 उनकी तरफ से गए थे 6, मेराज तैयारे उसमें गए थे, और उर्दन के 4 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया था। इसी तरह से वो मुख्तलिफ यानी ममालिक की जो एलिट फोर्सेस थी उन्होंने इसमें एक पूरी फोर्स बना कर लिया। खलीजी ममालिक जितने थे, इन रियासतों की जानब से भी लीबिया के खिलाफ सारी कार्रवाई होती रही, पैसे भी दिए, डॉलर भी दिए, और इन सारी खलीजी रियासतों ने हिस्सा लिया। एक मुसलमान मुल्क था, इन सारे मुसलमान मुल्कों ने अमेरिका की क़यादत में मिल के उसे तबाह कर दिया। उसके बाद अभी आपके सामने हिस्ट्री चली आ रही है। उसके बाद आप देख लें कि जब यमन पे हमला हुआ तो यमन में भी अमेरिकी क़यादत के तहत आप देख लें कि उसको उन्होंने तूफान कौन फैसला उसका नाम दिया था उन्होंने, तो उसमें सऊदी अरब के 100 लड़ाका तैयारे थे, 1,50,000 फौजी थे, मुत्तहदा अरब अमारात ने 30 लड़ाका तैयारे दिए थे, कुवैत ने 15 लड़ाके तैयारे दिए थे, बहरीन ने 15 तैयारे दिए थे, कतर ने 10 लड़ाका तैयारे दिए थे, उर्दन ने 6 लड़ाका तैयारे दिए थे, और मराकश ने भी इसमें शमूलियत की थी, 6 तैयारे भी दिए थे। तो सूडान ने भी इनका साथ दिया था। फिर उसके बाद आप देखें कि यमन की जो इन्होंने इसमें तो कोई शक नहीं, पैसा वगैरह जो भी इस्तेमाल कौन हो रहा है, मैं जो बात इस्तेमाल ये इनका पैसा भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनकी पार हो रही है सारा कुछ। इसी तरह फिर उसके बाद शाम के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप ये देखें कि इन्होंने 60,000 जंगजू जो थे उन्होंने यहाँ वहां पे भेजा था। सारी मौजूदा प्रेसिडेंट सदर अशरा, इसको तो उन्होंने वो क्या डिक्लेयर, इस पे तो मेरे का हेजमनी क्या कहते हैं उस पे, वो रखी। अच्छा, हेजमनी रखी। अच्छा, ये इसी तरह से ये बहुत सी तारीखी यानी यमन, लीबिया, इराक, ये सारे। अब उन्होंने इस वक्त जो है इन जंगों को कौन चलाता है, किसके मफाद में? सारी दुनिया को पता है कि पिछली सारी जंगों को भी अमेरिका चलाता है, डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन वो पूरी बात है।
अब इसी तरह से 42,000 फलस्तीनी तो सिर्फ पिछले 200 दिनों में मारे गए हैं, उन पे तो ये सारे खामोश होकर बैठे होते हैं। 42 नहीं सर, अब वो 72,000 सिर्फ 200 दिनों में 42,000 बंदा सिर्फ 200 दिनों में मारे गए, पिछले 200 दिनों में। उससे पहले आप जाए तो बहुत से बंदे उन्होंने मारे गए। ये 7 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड में। अच्छा, वो उसमें जिनमें 38,000 आम शहरी, 10,000 जिनमें से खवातीन और बच्चे, सैकड़ों बच्चे। अब ये जो सीज़फायर की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये सीज़फायर यानी अब जो फलस्तीन में मार गया। अब मुझे ये जो सूरत हाल है कि हुआ क्या है, उसमें बहुत से पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो पुराने अरब थे, ये जब आपको पता कि पाकिस्तान में मांगने तक अरब आते थे, 150 साल पीछे चले जाएं तो जब तेल निकल आया वहाँ से, उनकी मईशत बेहतर हो गई, दुनिया में हज पे ज़्यादा लोग जा रहे, तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाया। अब जो उनकी अगली नस्ल है जो अमेरिका से पढ़ के आई है, बरतानिया से पढ़ के आई है, जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है, उन्हें इदराक है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब उन्हें तो उन्होंने फिर एक दफ़ा मजा चखाना है, खत्म करना है। सर मेरा एक सवाल आ गया कि देखें ये कल जो है ना, अमेरिका ने कांग्रेस की जो इजलास, उसमें मार्क रूबी एक तरफ ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ईरान से, ईरान नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ वो 87 बिलियन जो रुपीज मांग रहे हैं कांग्रेस से कि हमें दें, हमने उसके खिलाफ जंग करनी है। ये जो दौरा मेयार है, ये कंफ्यूज। अच्छा, पहली बात है कि उनको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गया। उनको जो रूस और चीन की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, वो उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जो देखिए उनका ये कहते कि हारूं तो पिया तेरी, जीतूं तो पिया मेरे। अमेरिका की यही सूरत हाल है। अब वो यहाँ से जब आयल को तबाह कर, देखिए सबसे ज्यादा आयल की जरूरत इस खिते में उसको है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, और वो चीन है। चीन अगर यहाँ पे अब नए हुरमज में से सारा कुछ रुक जाता है और आयल बाहर नहीं निकल, क्योंकि चीन का तो आयल जा रहा है 90% वहां से लेता, ठीक कह रहे हैं। अब चीन की सारी मुईशत रुक जाएगी। और अगर चीन और रूस एक पेज पे हैं इस जंग के हवाले से, अब रूस कितना कायल चीन को दे देगा। अब दूसरी चीज ये है कि दुनिया की बहुत बड़ी मईशत उस तेल पे खड़ी हुई है, और अरबों को, मेरा जहां तक कैसे ख्याल रखता है कि अमेरिका चाहता है कि अरबों की जो रिफाइनरीज है ये भी एक दफा मलिया मेट हो। हमारा तेल बेचे, अब देखो उनके पास वेनेजुएला का तेल आ गया, वो दुनिया को महंगा करके तेल बेचे, दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर लें। अच्छा, अब ये सारी रिफाइनरीज, मुझे तो ऐसे लगता है कि अमेरिका खुद तबाह करवा रहा है कि उड़ाओ भाई, इनको यहाँ से फारा करो, ये जो अगली नस्ल सार उठाकर चल रही थे इनको जरा मलिया मेट करो। लेकिन अमेरिका का जो वेपन का स्टॉक पाइल्स है वो भी कम हो रहा है। इसके बाद वो चाहता है कि वो रिलायंस का किया जाए इस सारे जो वेपन जो उसका इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या चाइना और रशिया ईरान को खड़ा करके अमेरिकन जो बमबार तैयारे हैं या उसका जो वेपन है, जो उसके एयर स्ट्राइक्स जितने भी इक्विपमेंट है, क्या वो उसको चेक कर रहा है? वो तो स्कैन हो जाते हैं सैटेलाइट से, वो तो सारा चेक हो गए, कर रहे होंगे वहां पे जब वो उड़ते हैं या चीजें या देखते हैं, उसकी ताकत को चेक कर रहे हैं, लेकिन जाया कर रहे हैं उसको, इकोनॉमी के लिए उसकी ब्लीडिंग कर रहे हैं। अब वो उसके साथ यार देखे ना, अभी जो कॉन्फ्रेंस में आया था तो कितनी इंसल्ट की उसने स्पेन की, कि इसको निकाल, हम इसके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, स्पेन को हम ये कर देंगे। किसी को मीटिंग में, इजलास में बुला के इस तरह से इंसल्ट करना, ये जो उसका बिहेवियर है, कंफ्यूजन उसकी जाहिर करता है कि उसको उनको असल में इस वक्त जो इनको यहाँ पे मुजाहिमत का सामना करना पड़ा है, ये कंफ्यूज हो गया। नेटो का जब इजलास और तुर्किया में उसको अच्छा, अब वो कंफ्यूज है, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हम इसको क्या करें। और ये जो लोग उस पाकिस्तान को जहाँ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उसके लिए बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा होगी, उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी। अब ये जो अमेरिका से कोई $100 मांग लिया, 100 अरब, हमारा देखिए म्यूचुअल हमारा जो पैक्ट है वो सऊदी अरब के साथ है। सवाल मेरा ये है आपके कि सर, अब चूंकि बाबुल मंदब वो उसी बागी जो रेड सी वाला जो एरिया है उसको वो बंद कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ जो आएंगे सवेज नहर सवेज जो है वो तंग एरिया, वहाँ बड़े बड़े ट्राले जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकते।
तो ये पाकिस्तान क्यों अमेरिका के पास जाएगा? हमारे पास जो एक डिफेंस हमने पैक्ट किया म्यूचुअल सऊदी अरब के साथ, तो जो हम सऊदी अरब से पैसा ले सकते हैं, मांग सकते हैं। वो तो हम कह रहे हैं, हम लिया था तो इधर दिया था यूए को वापस। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, हम सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमें नहीं समझ आती। देखो चीन की अपनी रिजर्वेशन है हमारे वाले से, अफगानिस्तान की अपनी है, रशिया की अपनी है, ईरान की अपनी। अभी ईरान के वजीर दाखिला आए ना, आ रहे हैं ना, कि भाई वो क्या हमारे साथ आप बताएं खुल के क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना, इसलिए हुआ है। जिस तरह से नकवी साहब ने बुलाया हमारे इंटीरियर तो बहुत बुलाया, किसी अंदर कोई बात तो खास है ना जी। अब हमारी अगर अपने बलोचिस्तान की हम सूरत हाल देखें तो उसमें तो हम पूरा तबसरा भी नहीं कर सकते, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसी तरह वो सारा ईरान के साथ लगता है। तो ये सारी मुल्क, इसके असरात जो है न सिर्फ पाकिस्तान पर हो रहे हैं, इंडिया पे भी हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसके असरात ईरान से भी ज्यादा। ईरान में तो होने ही होने हैं, ईरान पे पूरा साउथ जो पूरे इसके अरब कंट्री जो है ना वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें ना कि यूक्रेन से जो वो बॉम्बिंग हुई है, वो उसकी डायरेक्शन सीधी कुछ रिफाइनरी रशिया की भी तबाह हुई है। मैं जरा अख्तर ज्ञानी साहब, क्या आप मुस्तकबिल में दोनों जो फ्रीकैन अमेरिका ईरान किसी एक का जो है मुकम्मल सरेंडर देख रहे हैं? नहीं साहब, जो पहले आप बात कर रहे थे कि क्या अमेरिका में और ईरान में कुछ सीज़ फायर होने जा रहा है, तो जो पिछली दफ़ा सीज़ फायर हुआ था तो उसमें ना एक ना रूमर सी, अफवाह सी एक फैली थी कि अमेरिका जो बेसिकली वो एक गेम खेल रहा है, वो सीज़ फायर नहीं कर रहा, वो अपनी ताकत जमा कर रहा है ईरान के ऊपर मज़ीद बड़ा हार्ड रेड करने के लिए, और उसका यही हुआ। नहीं ज्ञानी साहब किस तरह वो तो वहाँ बेल खाली कर रहा है कवेत से, बहरीन से। मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे रहा हूँ जी। मैं अर्ज करता हूँ अब भी जो अमेरिका करने जा रहा है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक यूँ समझिए कि खला पैदा करना चाह रहा है कुछ दिनों के लिए कि ईरान अपने मामलात को सीज फायर की तरफ ले आए, लेकिन वो अपनी जो पावर है वो अभी कलेक्ट कर रहा है और ईरान को वो छोड़ना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान को छोड़ता है तो दुनिया पे अमेरिका के मतलब जो बातें सामने आई हैं और जो उसके खिलाफ नफरत पैदा हुई है, नेटो ने उसका साथ छोड़ा है, तो अब अमेरिका पीछे हटेगा तो उसका तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। ईरान को छोड़ना उसके पास की बात नहीं है। देखिए अपना नया हरमज जो है वो बंद है। अब आप जिक्र कर रहे थे रेड सी, अगर बाबुल मंदब जो है वो हौसी बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया तो बंद हो जाएगी, और ईरान जो है वो इसी तरफ जा रहा है, और ईरान जो है वो एक लॉन्ग जो है वो प्ले पे खेलना चाह रहा है, जंग को तवील करना चाह रहा है। जबकि अमेरिका का मकसद ये था या उसका ख्याल ये था कि जो ये जंग जो है वो कुछ दिनों तक जाएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, अवाम जो है वो रिबेलियन पे आ जाएंगे, ये कुछ भी होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मैं बात कह रहा हूँ, जी सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है उसमें जवाब भी है कि इसमें तो पूरी दुनिया कहती है कि कोई शक नहीं कि अमेरिका के पास असले के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से इतनी ताकत है कि वो ईरान को मलिया-मेट कर सकता है। अब अगर दो पहलवान लड़ रहे हैं और एक के पास इतनी ताकत है कि उसको उखाड़े से बाहर उठाकर फेंक दे, तो क्यों इंतजार कर रहा है? और क्या उस एथिक्स कुछ नहीं है? अगर वो फलस्तीनियों पे वो उन्होंने लबनान पे, उन्होंने वहां पे मार मार के बंदों को, लाखों को इसराइल ने मार दिया, तो इसराइल अमेरिका एक ही जंग में, तो उनके लिए कोई मसला नहीं कि ईरान को मारते। उन्होंने क्यों स्लोक किया हुआ है? अब उसकी दो वजूहत हैं। या तो ये समझे कि उनके पास ताकत नहीं है, और अगर हम ये समझते हैं कि उनके पास ताकत है और इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो अरबों को मरवा रहा है। उसका असल टारगेट ईरान से ज्यादा अरब है, और अगर उसके पास ताकत है और नहीं कर रहा है तो वो मरवाए, और अगर ताकत नहीं है और उसकी वजह से वो अपने सारे तैयार इसराइल लेकर छोड़कर चला गया, तो उसका मतलब उसने फिर भी अरबों को मरवा दिया, तनाव छोड़ दिया। क्या ईरान उनको बख्श देगा जब वो तनाव हो जाएगा? कितनी लंबी जंग ले जाएगा? इस दोनों सूरतों में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इन सारे अरब ममालिक है, और उनकी इकोनॉमिक्स तबाह हो गई है, उनकी रिफाइनरीज अगर तबाह हो जाएंगी तो वो बिल्कुल फिर मलिया-मेट हो जाएंगे। और वो उनको जिस सतह पे लेकर जा रहा है वो ऐसे लगता है कि अमेरिका कोई उनको भी खत्म करना चाहता है।
ईरान को भी कमज़ोर करना चाहता है और उनको हमेशा के लिए अपने मोहताज कर देना चाहता है, फिर अपना तेल भी बेचना चाहता है और अपनी चीज़ों को दुनिया में किसी और तरीके से डोमिनेट करना चाहता है, या फिर उसके पास ताकत नहीं बची है। दोनों चीज़ों को मुझे डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जितना एयर स्ट्राइक थी, जितना उसके पास वेपन था, हाइपर परसोनिक जो मिसाइल भी उन्होंने इस्तेमाल किया, इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी की सारी कर चुके हैं। अब सिर्फ रह गया ना वो F-52B1 B2 जो बम्बार तैयार हैं, सुने वो भी आ रहे हैं। एक की गालबन जो उसकी 1400 रेंज है कि एक दफ़ा फ्यूल कर लें तो फिर 1400 किलोमीटर वो चल सकते हैं, कि 1200 है, एक नीची पर एक ऊंची करता है। अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि चाइना भी चाहता है कि वो अपना तमाम वेपन जो इस्तेमाल करे ताकि हम इसका जो तोड़ है इसको वो अपने पास रख लें। आइंदा फिर अगर मुस्तकिल करीब में इसको भी तबाह भी करना पड़ेगा अमेरिका को, जैसा जंग भी करनी, तो हमें जो है ना फिर वो सरेंडर ना करना पड़े। तो मैं मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर अमेरिका, मुझे जो लग रहा है, ये मेरी एक मतलब कि राय है, मुझे लग रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में अमेरिका या तो फिर वापस आ जाएगा पीस टॉक पे टेबल, MOU जो है ना इस्लामाबाद, ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, या फिर मुकम्मल तौर पर अमेरिका सरेंडर करेगा मगर ऑनरेबल तरीके से। आप क्या समझते? मैं दोनों चीज बता दी। अगर उसके पास ताकत है तो फिर इनको मरवा के सरेंडर करेगा, और अगर उसके पास ताकत ही नहीं है तो फिर वो क्या। अब इन सारी सूरत हाल में याद रखें कि कोई MOU हो, कोई मुज़ाकरात हो, जब तक उसमें चीन और रूस इन्वॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। बाकियों की तो अथॉरिटी की लेवल कोई नहीं है। और अगर चीन और रूस बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, अब आधी दुनिया चुप बैठी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या है। आप देखें पूरी दुनिया में एक खामोशी है, सुकूत है और एक खौफ है, तो ये क्या होने जा रहा है। अब इस सारी जंग में चीन भी चुप करके बैठा हुआ है, रूस भी चुप करके बैठा हुआ है। परसों चाइना से जो वो असला लेके ईरान वो कामयाबी से अपने मुल्क वापस आ गया, उसके जो शिप है, क्या ऐसा मुमकिन है? ट्रेन भी आ रही है सीधी सीधी, ट्रेन भी आ रही है आज वहां से पूरा ट्रेन ट्रैक है ना जो वहां से गुजर के जाता है। ज्ञानी साहब, आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करेगा? अगर करेगा तो क्या वाया इराक करेगा, शाम करेगा, कहाँ से करेगा? देखिए जी नया साहब, अमेरिकन सेनेट को और ये आखिरी हाल है वैसे जी, अमेरिका का। एस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने जंग के लिए ब्रीफिंग दी गई है ना, वो सिर्फ यही है कि अमेरिका अगर ईरान में जंग जीतना चाहता है तो उसे बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन इख्तियार करना पड़ेगा। ये लास्ट है, ये लास्ट है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। अगर आपने जितने वेपन इस्तेमाल कर लिए, जितनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर ली, ईरान तो वैसे का वैसा है। ईरान ने तो ना तो सरेंडर किया है, ना उन्होंने शिकस्त तस्लीम किया है, बल्कि उन्होंने ईरान के जज्बात में ज़्यादा तेज़ी आ गई है, अवामी में ज़्यादा इत्तेहाद आ गया। अब उनका मकसद ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो जंग करना पड़ेगी। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए उन्होंने जितनी तबाही का खदशा जाहिर किया है वो इससे भी ज़्यादा है जो उनकी सोच थी कि अगर बूट्स हमारे जो हवाई फौजें हैं या तैयारे हैं या दूसरे मिसाइल्स हैं, उनसे अगर ईरान को फ़र्क नहीं पड़ा तो बूट्स ऑन ग्राउंड पे अगर हमारी फ़ौज कामयाब नहीं होती और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका फिर इस पे जो है वो बैक यानी थिंक टैंक ये भी सोच रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में कंक्लूड नहीं किया डॉक्टर साहब, नहीं अभी तक कंक्लूड ये करना मुश्किल ज्ञानी है। साहब कह रहे हैं कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका फिर कामयाब हो अमेरिका जाएगा? का मसला है कि फिर अमेरिका वाकई बहुत कमज़ोर हो चुका है, और वहाँ अगर वो ग्राउंड पे आता है तो फिर बहुत अमेरिकी भी मारे जाए, ज़ाहिर ईरानी भी मरेंगे, बिल्कुल, अमेरिका। दोनों और दोनों अमेरिका अपनी फौजों को नहीं लेकर, अमेरिका तो नेटो को, अरबियों को आगे बढ़े, और वो तो बढ़ना। और मेरा हमारा ज़ाती ख्याल है कि वो तो इस लेवल पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ चीन के पेट्रोल को बंद करेगा, यहाँ से अपना हुर्मुज़ में वो ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहता है और अरबियों को तेल को ख़त्म करके कि चीन को थोड़ा सा टफ टाइम दे, जहाँ तक बज़ाहिर सूरत, क्योंकि कूल वार चल रही है और वाहिद मुल्क चीन है, कोई जंग भी सारी एंजॉय कर रहा है और उसका कोई चीज़ कोई सामने किसी जगह पे कोई एफर्ट ही नहीं नजर है, कोई चीज़ ना कोई उसका सिपाही है ना कोई उसका, वो बज़ाहिर उसकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब टारगेट पे चीज़ें लग रही है तो टेक्नोलॉजी तो चल रही हैं। तो रशिया की उस टेक्नोलॉजी के खिलाफ कि जहाँ उनकी रिफाइनरीज को उसने तबाह किया है, कुछ रिफाइनरी को वहाँ से मिसाइल और ड्रोन्स ने यूक्रेन से, तो उसके पीछे भी तो कई अमेरिकन सेटेलाइट होगा। जी ठीक है नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में
जो 3 मरला इलेक्शन हो रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि सिक्योरिटी जो मैयर अडाप्ट किया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने या वहाँ की जो अदारे हैं उन्होंने एक बेहतरीन एक जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम उन्होंने उठाए हैं ताकि एक फ्री एंड फेयर साफ एक है ना वो दिया जाए। जहाँ तक नौरीन नियाज़ी के स्टेटमेंट की बात है तो ये देखेंगे एजेंसी NCCI है जो उन्होंने नोटिस दिया है और उनके वकला उनका काउंटर जो उसको रिप्लाई करेंगे उसके बाद अगर तो उसने वायलेशन की है तो फिर उसके खिलाफ बाकायदा एक FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। इस तरह हम देखते हैं कि जो ईरान और अमेरिका की जो ये जंग अभी जो मुसलसल जारी है, गालबन जो 11th जो है ना वो कंसेक्यूटिव जो है ना वो स्ट्राइक्स हो चुकी हैं ईरान पर। ईरान भी उसके मुतबाल जहाँ भी उसके एसेट हैं यानी कुवैत, बहरीन और उर्दन वगैरह वहाँ वो भी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो मीडिएटर्स हैं, अब सुनने में ये आ रहा था, मैं देख रहा था कि उसमें हमारे चैनल भी कह रहे थे कि 10 दिन के लिए एक जंग बंदी का एक पाउज जब वो उसके लिए कोशिश हो रही है और हमारे जो मीडिएटर है CDF साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या कतर के जो अमीर हैं वो दोनों की कोशिश है कि एक दफ़ा फिर इन दोनों मुल्कों जो है ना वो पीस टॉक वाली टेबल लाया जाए और MOU इस्लामाबाद है उस पर अमल दरामद कराया जाए। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।